सॉल्ट एनालिसिस की अगर अपन बात करें तो देखो यार, हमें क्या क्या पढ़ना है पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। सॉल्ट एनालिसिस की अपन बात करें, हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो अगर किसी भी सॉल्ट का आप एनालिसिस शब्द लिखते हो ना, तो एनालिसिस शब्द का दो मतलब होता है। दो तरीके से आप किसी की भी एनालिसिस कर सकते हो। एक तो आप उसकी क्वांटिटी पता करते हो, तो उसको अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं भाई? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दूसरा, आप उसकी क्वालिटी पता करते हो, उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम पता करते हैं कि कितना है, अमाउंट। बेसिकली हमारा मेन फोकस इसमें कहां पे होता है सर? अमाउंट पे होता है। और अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो यहां पे हमारे अंदर मेन फोकस होता है कि क्या है, क्या है। और यहां पे मतलब बेसिकली सब्सटेंस पे हमारा फोकस होता है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कुछ एग्जांपल जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे डूमास मेथड पढ़ा होगा। मेरा सवाल आपसे यह है, डूमास मेथड में हम किसकी एनालिसिस करते हैं? फिर आपने जेल्डाल मेथड पढ़ा होगा, जेल्डाल्स मेथड आपने पढ़ा होगा, है ना। फिर आपने कैरियस मेथड पढ़ा होगा। ये सभी का सभी मेथड अपन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम डूमास में नाइट्रोजन एस्टिमेट करते हैं, जेल्डाल में भी नाइट्रोजन एस्टिमेट करते हैं, डूमा में N2 बना के, जेल्डाल में NH3 बना के। कैरियस मेथड में हम हैलोजन का एस्टिमेशन कर लेते हैं, कैरियस में हम हैलोजन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। फिर अगर हम इधर बात करें सर, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं? सिंपली अगर हम बात करें तो हम सॉल्ट, हमें सॉल्ट के बारे में पढ़ना है। कैसा सॉल्ट? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के बारे में हमारे सिलेबस में है। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट में हम इसके कटायन और अनायन के बारे में पहचानते हैं। किसके बारे में? कटायन एज वेल एज अनायन को पूरी तरीके से पहचानने की कोशिश कर लेते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं, क्या क्या कटायन, क्या क्या अनायन हमें पढ़ना है सर हमारे सिलेबस में। अगर हम अपने सिलेबस में अनायंस की बात करें तो हमारे सिलेबस में हमें अनायंस कौन कौन से पढ़ने हैं, आप बता सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हमारे सिलेबस में अनायंस की बात करें तो अनायंस कौन कौन से पढ़ने हैं? तो हमारे सिलेबस में हमें अनायंस पढ़ने हैं। अगर मैं नीट का सिलेबस देखूं तो मेरे हिसाब से नाइट्रेट आयन, है ना, फिर सल्फाइड आयन, फिर कार्बोनेट आयन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नाइट्रेट और एक सल्फेट, ये आयन हमें पढ़ने हैं। इतने अनायन हमें पढ़ने हैं सर, ठीक है। उसके बाद फिर हम कटायन की एनालिसिस करेंगे। कटायन में वैसे हमारे सिलेबस में तो बहुत कम ही कटायन है, वैसे ओवरऑल बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे सिलेबस में हमें कॉपर पढ़ना है, या शुरुआत करें तो Ag पढ़ना है, फिर लेड +2 पढ़ना है, फिर कॉपर +2 पढ़ना है ना। फिर उसके बाद 3 में शायद मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम +3 और आयरन +3 पढ़ना है। और इसके बाद अगर अपन आगे चलें तो निकल +2 और कोबाल्ट +2 पढ़ना है। और इसके बाद कुछ कैटायंस और पढ़ने हैं सर, इसके बाद कुछ कैटायंस और पढ़ने हैं। जैसे कि एक तो ग्रुप 0 का कैटायन होता है जिसको अमोनियम आयन कहते हैं सर, जिसको अमोनियम आयन कहते हैं। तो हमारा बेसिक फोकस आज की क्लास में क्या होगा कि हम इन अनायंस के बारे में जानेंगे कि इनको बेसिकली इनका टेस्ट कैसे करते हैं, क्या करते हैं। और फिर इन कटायंस के बारे में जानेंगे कि जनरलाइज्ड वे में इनका टेस्ट कब और कैसे क्या क्या किया जाता है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले अनायन का टेस्ट शुरुआत कैसे करते हैं सर? अनायन का टेस्ट सबसे पहले करेंगे, अनायन के टेस्ट के बाद फॉलोड बाई कटायंस का टेस्ट किया जाता है सर। ये जनरल प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करते हैं। जनरल प्रोसीजर है, इसी को फॉलो करते हैं और कहीं इधर उधर नहीं भटकते सर, हम कहीं इधर उधर नहीं भटकते हैं सर, हम बस इस प्रोसीजर के साथ फॉलो करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम अनायंस की बात करें तो अनायंस क्या क्या हैं, पूरा अगर आप देखोगे तो पूरा अपने पास ये अनायन है, ये अनायन है, ये अनायन है, इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ना। इसमें अगर अपन बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रेट, ऑक्सलेट के बारे में नहीं पढ़ना है। ग्रुप 2 में भी हमारे पास 2 कटायन होते हैं। अच्छा, ये ग्रुप 1 के कटायन है, ये ग्रुप 2 के कटायन है। ग्रुप 2 में हमारे पास 2 आयन्स होते हैं अलग, एक तो होता है फॉस्फेट PO4 3- और दूसरा होता है सल्फेट SO4 2-। ठीक है, इनकी अपन आराम से इत्मीनान से एक एक करके बात कर लेते हैं। सुनिए,
होता क्या है सर कि अनायन का जब हम टेस्टिंग करते हैं तो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम रिएजेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। ये वो ग्रुप है जो जो एसिड के साथ हमें टेस्ट देते हैं सर, एसिड के साथ टेस्ट देते हैं। और किसी भी आयन का टेस्ट दो तरीके का होता है। एक होता, अगर हम टेस्ट की बात करें तो एक होता है पीटी जिसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट, दूसरा होता है सीटी जिसको हम बोलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करके हम ये पता लगाते हैं कि अच्छा ये आयन हो सकता है। जब प्रीलिमिनरी टेस्ट कंफर्म हो जाता है, तब हम कंफर्मेटरी टेस्ट में जाते हैं। और कंफर्मेटरी टेस्ट पे हमें क्या पता लगता है सर, कंफर्मेटरी टेस्ट में हम ये ठप्पा लगा देते हैं कि भाई यही वाला आयन है, कोई दूसरा आयन हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा आयन हो ही नहीं सकता है सर। फिर क्या होता है सर, कुछ केसेस में सॉल्ट इनसॉल्युबल होता है। अगर मान लो हमें इनसॉल्युबल सॉल्ट मिल गया तो क्या करेंगे सर, तो ये काम हम करते हैं फॉर एनायंस की टेस्टिंग। हम सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। बेसिकली मान लो हमें AgCl मिल गया टेस्ट करने के लिए, हमारे सर थोड़े बदमाश निकले, उन्होंने हमें AgCl बोला कि भैया AgCl में एनायन कौन सा बताओ। तुम AgCl को पानी में घोलोगे, घुलेगा ही नहीं, टेस्ट करोगे टेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो ये सब दिक्कतों के कारण अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं 2-3 बार घोल के देखूंगा, नहीं घुलेगा तो मैं तुरंत इसमें सोडियम कार्बोनेट मिला दूंगा। क्या मिला दूंगा सर, Na2CO3। अब यहां पे दीदी रिएक्शन होगा और ये क्या बना के देगा, ये आपको बना के देगा बेसिकली सिल्वर अलग हो जाएगा और ये आपको NaCl बना के दे देगा। हमारा फोकस क्लोराइड आयन पे था, क्लोराइड आयन को Na चुरा के ले गया और हमने उसका सॉल्यूशन बना लिया। अब NaCl में सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंट करवा दिया, तो अब हम इसका टेस्ट करेंगे, क्लोराइड आयन का टेस्ट हमें मिल जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, बताइए। तो देखो हम क्या करते हैं सर, सॉल्ट में इनसॉल्युबल अगर है तो हम उसमें Na2CO3 ऐड करते हैं टू गेट सोडा एक्सट्रैक्ट। उसको लेने के बाद ऑलमोस्ट ऑल सोडियम सॉल्ट आर वाटर सोल्युबल, तो सोडियम सॉल्ट के कारण ये घुलता है और Na डिस्प्लेसेस द कैटायन ऑफ द सॉल्ट सोल्युबल सॉल्यूशन, और इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सोडा एक्सट्रैक्ट बेसिक न्यूट्रलाइज बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, है ना, ये बेसिक नेचर का होता है क्योंकि Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है, तो थोड़ा सा एसिड डाल के इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एक बार सोडा एक्सट्रैक्ट बना लिया, अब हम टेस्ट करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप 1 क्लास ए का टेस्ट करेंगे। अब देखो ग्रुप 1 को हमने 2 क्लास में डिवाइड कर दिया। हमने क्या किया सर, हमारे पास जो भी आयन थे, है ना, हमारे पास ग्रुप 1 में कई सारे आयन थे, वो ऐसे आयन थे जो किसके साथ अपना प्रीलिमिनरी टेस्ट देते थे, तो ये वैसे आयन है जो पीटी देते हैं विथ एसिड। इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया सर। कुछ आयन जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ दे देंगे अपना पीटी दे देंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट दे देंगे डाइल्यूट एसिड के साथ। कुछ होंगे जो अपना पीटी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ दे देंगे। तो आप बोलोगे ठीक है सर, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ पीटी देंगे। जो डाइल्यूट एसिड के साथ देंगे उनको ग्रुप 1 क्लास ए बोल दो या सब ग्रुप ए बोल दो, इसको ग्रुप 1 क्लास ए या सब ग्रुप क्लास बी या सब ग्रुप बी बोल दो। ठीक है, इन दोनों आयन को हम टेस्ट करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एक एक करके आइए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानते हैं। अगर हम बात करें किसके सर, ग्रुप 1 क्लास ए या सब ग्रुप ए की, तो इसमें हमारे पास कार्बोनेट है, सल्फाइड है, ये नहीं पढ़ना और नाइट्राइट है। ये आयन जो पढ़ने हम उसी की बात करेंगे, उसके अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। फिर दे गिव देयर प्रीलिमिनरी टेस्ट विथ डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ देते हैं। इसमें हम H2SO4 या HCl यूज करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं सर, सॉल्ट लेते हैं, उसमें एसिड डालते हैं, एसिड डालने के बाद उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद गैस इवॉल्व जो होता है उसके हिसाब से हम इसको प्रेडिक्ट करते हैं सर। तो आइए देखिए इसमें क्या क्या आपको ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। तो हमें ये पढ़ना नहीं है तो इसको हटा दो, फिर हमें ये भी नहीं पढ़ना है तो इसको भी हटा दो। ठीक है, ये 3 आयन पढ़ना है। तो सुनिएगा आराम से इत्मीनान से क्या होता है सर। सबसे पहले अगर मान लो हमने एसिड डाल के हीट किया और ब्रिस कीफर बसंस के साथ गैस निकल रहा है जो कि कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर रहा है। इसका मतलब गैस CO2 है, आयन क्या है, कार्बोनेट है। गैस CO2 है, आयन कार्बोनेट है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहीं पे मैं CT भी लिख देता हूं, CT में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको इसके साथ लाइम वाटर टेस्ट कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, लाइम वाटर टेस्ट करना पड़ेगा। आप इसको लाइम वाटर में डालो, ये लाइम वाटर को मिल्की करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि प्रेसिपिटेट होना चालू होगा। आप एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास कर दोगे तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड में गैस इवॉल्व होगी विथ रोटेन एग लाइक स्मेल। भाई रोटेन एग लाइक स्मेल अगर इवॉल्व हुई तो एक ही गैस है और उसको एकदम पक्का कर दो, क्या, H2S में क्या होता है सर, सल्फाइड आयन प्रेजेंट होगा, तभी H2S गैस हाइड्रोजन के साथ डिस्प्लेसमेंट होकर निकला होगा। यस सर। अब सुनना, इसको टेस्ट करने का वैसे तो बहुत सारा तरीका है। आप लेड
एसीटेट लेके जाओ, इस पे ऊपर सल्फाइड आयन डिस्प्लेस करेगा, लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी बन जाएगा। लेकिन सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? आप क्या करो, इसका नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ टेस्ट कर दो सर। किसके साथ? नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ। और जो भी टेस्ट में हम कोई कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं वो सबसे बेहतरीन टेस्ट हो जाता है सर। आराम से सुनिएगा, अगर आप ये पूरी बात सुन लीजिएगा सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। नाइट्रोप्रोसाइड आयन का फॉर्मूला क्या होता है तो ध्यान से देखिए। नाइट्रोप्रोसाइड आयन का फॉर्मूला होता है Na2 FeCN5NO। अब यहां पे क्या होता है सर, देखिए NO पे +1 चार्ज होता है और आयरन पे चार्ज होता है +2 का। ठीक है, हाँ सर। इस नाइट्रोप्रोसाइड आयन में क्या है, जैसे ही आप S माइनस ऐड करते हो, सल्फाइड आयन ऐड करते हो, ये सल्फाइड आयन जो है अटैक किस पे करता है, तो NO प्लस जो है वो S2 माइनस के साथ रिएक्ट करके NOS माइनस बना के दे देता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है Na4FeCN5। NO की जगह NOS लग जाता है सर, और चार्ज को बैलेंस करने के हिसाब से 2 Na एक्स्ट्रा ऐड हो गया और ये वायलेट कलर का होता है। इससे हम कंफर्म कर देते हैं कि अगर नाइट्रोप्रोसाइड आयन डालने पे वायलेट कलर चेंज हुआ है तो सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। मैं फिर बता रहा हूं, सल्फाइड आयन इज प्रेजेंट। आगे बात करते हैं। फिर अगर मान लो हमें ब्राउन कलर की गैस मिली तो हम बोलेंगे भूरा, अपना प्यारा राज दुलारा NO2 भूरा है सर। तो ये अगर हमें मिला तो हमारे पास नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। इसको टेस्ट करने के लिए वैसे तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, हम इसके लिए क्या करते हैं सर, मैं आपको एक बारी प्रोसेस बता देता हूँ। हमारे पास एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या है सर? सल्फानिलिक एसिड इसमें डालते हैं। सल्फानिलिक एसिड इसमें डालते हैं। सल्फानिलिक एसिड इसमें डालने के बाद ये क्या होता है सर, ये एक आपका डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करता है। तो इट फॉर्म्स डाइएजोटाइजेशन। ये क्या करता है सर? डाइएजोटाइजेशन करता है। डाइजोनियम सॉल्ट हम बनाते हैं। इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिर हम इसकी कपलिंग करवाते हैं सर। इसकी कपलिंग करवाते हैं सर किसके साथ? तो बीटा नैप्थॉल के साथ। बीटा नैप्थॉल के साथ, या है ना बीटा नैप्थाइल अमाइन आप कह लो, इनके साथ कपलिंग करा देते हैं और कपलिंग करा के हमें क्या मिलता है सर? रेड कलर का एजोडाई मिलता है। रेड कलर का क्या मिल जाता है सर? एजोडाई मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? बताइए फटाफट, क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। तो इस तरीके से हम इन सभी की टेस्टिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इन सभी की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं सर, हम सीधा चलते हैं ग्रुप बी ऑफ कटायन पे, मतलब क्लास 1 सब ग्रुप बी या ग्रुप 1 सब ग्रुप बी। इसके लिए जो अगर हम बात करें, अगर मान लो क्लास 1A का अनायन एब्सेंट है तो हम क्या करते हैं सर, उसी में हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब था, इसमें हमने क्या किया सर, एसिड ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे डिबरी लगा के, है ना, या चिमनी लगा के इसको हीट किया, यहाँ से गैस इवॉल्व हुई। अगर गैस इवॉल्व हुई तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिले, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हम फिर गैस को प्रेडिक्ट कर देंगे। अब सुनते जाइएगा। इसमें हमें वैसे तो एसीटेट, है ना, ऑक्सलेट आयन के बारे में नहीं पढ़ना, तो ऑक्सलेट आयन में हटा देता हूँ, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस। यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनिए और समझते जाइएगा सर। अगर हम बात करें सर इसकी, तो सबसे पहला ऑप्शन है कि पंजेंट स्मेल वाली गैस निकलेगी जो कि कलरलेस होगी और लिटमस को रेड कर देगी सर। वेट लिटमस को, मॉइस्ट लिटमस को रेड कर देगी। ये कब हो सकता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि HCl गैस निकला होगा, और HCl गैस निकला मतलब क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। फिर क्लोराइड आयन को कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे अरे सर क्लोराइड आयन को कंफर्म करने के लिए क्या है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करा दो। फिर क्लोराइड आयन को कंफर्म करने के लिए आप PbNO3 होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करा दो। इन सभी के साथ ये व्हाइट पीपीटी दे देगा, AgCl और PbCl2 का। फिर रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकलेगी जो पंजेंट स्मेल देगी। वो कौन सी गैस होती है सर, ब्रोमीन। अब देखो यार, Cl को ना इसने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने Cl माइनस को तो Cl2 नहीं बनाया, इसको HCl बनाया। फिर Br माइनस को इसने बना दिया Br2, I माइनस को भी ये बना देता है I2। लेकिन याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सुनिए ध्यान से। तो हमने क्या किया सर, ये ब्राउन कलर का गैस हो गया, और इस ब्राउन कलर के गैस की अगर अपन बात करें तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे करेंगे। फिर से एक टेस्ट तो यही है सर, AgNO3 के साथ करा दो, ये AgBr का येलो पीपीटी दे देगा। दूसरा है, इसमें अगर आप MnO2 डालते हो ना, तो MnO2 डालने से Br2 का प्रोडक्शन डबल हो जाएगा और कलर इंटेंसिफाई हो जाएगा। और कलर क्या हो जाएगा सर, इंटेंसिफाई हो जाएगा। फिर आप लेड नाइट्रेट से भी टेस्ट करा लो, ये भी करा सकते हो। और Cl- का टेस्ट करने का एक और तरीका आपके पास क्या है सर, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या है,
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा जरूर कर लेता हूं सर। आइए थोड़ा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो आपके पास एक सब्सटेंस ए है, इसकी रिएक्शन आपने K2Cr2O7 के साथ करी है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया है और इसने आपको रेड ब्राउन फ्यूम्स बना के दिया। कैसा? रेड या ब्राउन फ्यूम्स आपको बना के दिया है। तो आप याद रखिएगा ये जो गैस बनी है उसको हम कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2। दिस इज क्रोमाइल क्लोराइड। बहुत ही ज्यादा मजेदार गैस है सर, ये डायरेक्ट टेस्ट के काम आता है। आप बोलोगे सर ए की क्या क्या खासियत है, ए क्या हो सकता है? तो ए एक वाटर सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट होना चाहिए। क्लोराइड सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट जो वाटर सॉल्युबल हो और साथ ही साथ आयनिक नेचर का हो सर। ठीक है, ए क्या नहीं हो सकता है? ए क्या नहीं हो सकता है? तो आप बोलेंगे कोई भी ऐसा सॉल्ट जो पीपीटी हो, प्रेसिपिटेट या इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं हो सकता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं हो सकता। और दूसरा, ये कोई कोवलेंट कंपाउंड नहीं हो सकता है सर, ये कोई कोवलेंट कंपाउंड नहीं हो सकता। अगर ये दोनों है तो मामला गड़बड़ है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये जैसे ही क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा, क्रोमाइल क्लोराइड का भी दो बड़ा मजेदार रिएक्शन होता है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है सर, तो इसको खुला नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव और बहुत हार्मफुल है, तो इसको कभी खुला नहीं छोड़ते हैं सर। ये क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। क्रोमाइल क्लोराइड को गायब करने के लिए एक तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम ले लो। बेसिक मीडियम लोगे तो ये आपको Na2CrO4 बना के दे देगा, और Na2CrO4 का कलर अभी हमने पढ़ रखा है, ये किस कलर का होता है। दूसरा उपाय क्या है सर? दूसरा उपाय यह है कि आप इसमें क्या करें, क्रोमाइल क्लोराइड में आप H2O2 मिला दें, और H2O2 मिलाने के साथ साथ आप इसको अमाइल अल्कोहल में लेके जाएं। अमाइल अल्कोहल एक ऐसा मीडियम होता है जो पोलर ए, वो मतलब क्या बोलते हैं, ए प्रोटिक मीडियम है। ए प्रोटिक मीडियम मतलब वो H+ वगैरह कुछ भी नहीं देगा, पोलर भी नहीं है सर, अमाइल अल्कोहल ऐसा है। तो ये क्या करता है सर, इसके साथ रिएक्ट करके ये CrO5 बना के देता है, और ये ब्लू कलर का लिक्विड, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसको क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई लाइक इस तरीके से होता है। इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेज है और ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे +6 का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट की बात हो गई। फिर ब्रोमाइड के बाद अगर आयोडाइड आयन का टेस्ट कराना है, ये I2 वेपर बना के देता है। इसका टेस्ट आप I2 वेपर का टेस्ट एक तो आप स्टार्च से करा सकते हो। ये स्टार्च सॉल्यूशन को क्या करता है सर, ब्लू कलर का कर देता है। ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, और बाकी वही सारे टेस्ट है। AgNO3 से करा दो, MnO2 डाल दो तो कलर इंटेंसिफाई हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं ये सारी बातें। और एक टेस्ट होता है, उसके बारे में बता दूं, एक टेस्ट कहलाता, पता नहीं आप लोगों ने इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना, मेरे को बता दीजिए। अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो मैं बता देता हूं। लेक टेस्ट नहीं, क्या बोलते हैं यार उसको, लेयर टेस्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है क्या? लेयर टेस्ट के बारे में पढ़ा है क्या? एक लेयर टेस्ट करते हैं, लेयर टेस्ट के बारे में पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो लेयर टेस्ट लिख दीजिए, नहीं पढ़ा है तो लिख दीजिए नो। तो लेयर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। लेयर टेस्ट के बारे में पढ़ा है तो यस लिख दीजिए, मतलब लेयर टेस्ट लिख दीजिए। नहीं पढ़ा है तो नो लेयर टेस्ट लिख दीजिए, उसके हिसाब से अपन बात कर लेंगे, है ना? हाँ बताइए, अगर आपने पढ़ रखा है तो। पढ़ रखा है ना? हाँ ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, बस थोड़ा सा क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। लेयर टेस्ट क्या होता है यार? देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे हैलोजन का रेडॉक्स कराते हैं। हैलोजन से हम रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। बेसिकली हैलोजन से हम क्या कराते हैं सर, रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो आइए सुनिए आराम से, बड़ा सिंपल सा बात है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है। मान लो आपके पास ब्रोमाइड आयन है, तो आपने क्या किया सर, आपने ब्रोमाइड आयन के सॉल्यूशन को यहाँ पे रखा। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास ब्रोमाइड आयन है, आपने ब्रोमाइड आयन के सॉल्यूशन को यहाँ पे ऐसे रख दिया। ये नीचे मान लो आपके पास पोटेशियम ब्रोमाइड सॉल्ट था, KI आपके पास सॉल्ट था। इसके ऊपर आपने क्या किया सर, इसके ऊपर आपने CCl4 डाल दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब ये पोलर है, नॉन पोलर, दोनों अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग लेयर पे रहेंगे। ठीक है, यस सर। अब मान लो इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड के अंदर अगर मैंने यहां पे Cl2 बबल कराना चालू किया,
अगर मैंने यहाँ पे Cl2 बबल कराना चालू किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर? आप बोलोगे सर यहाँ पे ये देख के इसको गुस्सा हो जाएगा कि बोलेगा अबे मैं क्लोरीन और तुम आयोडीन, तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे से कम, मेरे होते हुए तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है? ये दोनों रिएक्ट करेंगे और ये बना के देगा Cl- और साथ में I2। अब ये जो क्लोराइड आयन है ना, ये जो क्लोराइड आयन है ये तो चला जाएगा नीचे, ये जो क्लोराइड आयन है ये तो चला जाएगा नीचे, और ये जो I2 बना है वो आ जाएगा CCl4 में। क्यों? क्योंकि I2 नॉन पोलर है, CCl4 नॉन पोलर है, तो I2 डिसॉल्व हो जाएगा किसमें? CCl4 में, और CCl4 जो है वो कलर्ड हो जाएगा आयोडीन के वॉयलेट कलर के हिसाब से। मतलब वॉयलेट तो नहीं होगा, थोड़ा कम इंटेंसिटी का कलर हो जाएगा, थोड़ा कम इंटेंसिटी का कलर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ गए आप? जल्दी से बताइए यस और नो, यस और नो। तो आपको यहाँ पे कलर्ड लेयर देखने को मिलेगा। ये होगा आयोडीन का टेस्ट। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे अगर मेरे पास क्या होता सर, अगर यहाँ पे मेरे पास ब्रोमीन होता, Br- होता, KBr होता, और हम यहाँ पे CCl4 डालते, और CCl4 डालने के बाद यहाँ पे हमने Cl2 बबल कराया, तो फिर Cl2 जाता इसमें, Cl2 देखता अबे भाई मेरे होते हुए ब्रोमाइड, तेरे पास नेगेटिव चार्ज कैसे, तू तो मेरे से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चल नेगेटिव चार्ज मेरे को दे और इलेक्ट्रॉन मेरे से ले ले, मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे को दे और खुद बिना इलेक्ट्रॉन के हो जा। तो ये क्या बना के देता? आप बोलते हैं सर ये Br2 बना के देता, और साथ में Br2 के साथ Cl नेगेटिव आयन, फिर Cl नेगेटिव आयन धीरे से नीचे सरक लेता और Br2 बनते बनते ऊपर आने लगता सर, और Br2 ऊपर आता, यहाँ कलेक्ट होता, Cl2 में डिसॉल्व होता Br2। इसको हम क्या बोलते हैं सर? Cl2, CCl4 इन Br2 इज एक्चुअली में ब्रोमीन वाटर। जो आप टेस्ट करते हो ना ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेशन का, ये वही है सर। तो ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता। क्लियर है मेरी बात? जल्दी से बता दीजिए यस नो, यस नो, यस नो। तो इस तरीके से हमने इनके सारे के सारे टेस्ट पढ़ लिए, सारे टेस्ट हमने इस तरीके से कर लिया है सर। फिर अपन बात करते हैं NO3- की। NO3- को भी उसी तरीके से रिएक्ट करते और ये हीट करते तो NO3- बना के देता। ये इसका टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं, उसको एक बार ही देख लेते हैं। BRT, ब्राउन रिंग टेस्ट। कैसे कराते हैं सर ब्राउन रिंग टेस्ट? तो सुनिएगा, सबसे पहले आप लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट में आप क्या मिलाते हैं सर? आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इसमें मिला लो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में मिला लो जिसमें नाइट्रेट आयन है। इसमें क्या है सर हमारे पास? NO2 या नाइट्रेट आयन है ना। ये सॉल्ट सॉल्यूशन है अपने पास, ठीक है। तो दो तरीका है, ये मान लो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने क्या किया? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड कर दिया। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हीट किया, हीट करने के बाद हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को लिया और फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके टिप पे लाके ऐसे धीरे 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 यहाँ पे पोर किया वॉल ऑफ कंटेनर में। मतलब यहाँ से ऐसे गिर के आना चाहिए, ऐसा नहीं कि झपके से मार दिया ठप से, तो रिंग विंग बनेगा नहीं भाई, टूट जाएगा। यहाँ से ऐसे धीरे धीरे पोर किया, ऐसे आएगा और यहाँ पे एक रिंग बनता हुआ दिखेगा जिसको आप ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स की रिंग कहोगे सर। इसका फॉर्मूला और सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है Fe, पानी कितना? 5, और साथ में NO, और अच्छा इधर लिख देता हूँ Fe 5 पानी, साथ में NO और बाहर की तरफ सल्फेट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आयरन +1 होता है और इस NO पे भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आयरन का एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे आयरन आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलेगा। आयरन आपको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ यहीं देखने को मिलता है, बाकी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा सर, बाकी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए बताइए बताइए, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस नो, हाँ ना, जल्दी से बता दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर हम आगे चल जाते हैं सर। बोलो भाई, इज इट क्लियर? इसके बाद एक टेस्ट और बचता है सल्फेट आयन का। सल्फेट आयन को कैसे टेस्ट करते हैं सर? तो आप बोलोगे सर सल्फेट आयन का टेस्ट बड़ा ही सिंपल है। क्या करो? सल्फेट आयन में लेड प्लस का सॉल्यूशन डाल दो, ये PbSO4 का PPT बना के दे देगा। अबे PbSO4 का PPT बना लो, सिल्वर सल्फेट का PPT बना लो, और ये PPT हमें कंफर्म कर देगा कि ये सल्फेट आयन ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है सर इसमें। यहाँ तक बात क्लियर है? अनायन की टेस्टिंग सारी हो चुकी है, खत्म। अब हम चलते हैं टेस्ट फॉर कैटायन पे। अब हम किस पे चलते हैं सर? टेस्ट फॉर कैटायन पे। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बता दो यार, हाँ ना, यस नो, कुछ तो बोलो।
टेस्ट फॉर कटायन की बात करें तो हम दो तरीके का टेस्ट करते हैं। एक होता है ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट में किस किस तरीके के टेस्ट आते हैं तो याद रखिएगा, एक तो होता है फ्लेम टेस्ट होता है ड्राई टेस्ट के अंदर, दूसरा होता है बोरेक्स बीड टेस्ट। फ्लेम टेस्ट हो गया, बोरेक्स बीड टेस्ट हो गया, और एक होता है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, है ना। एक कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट होता है, चारकोल कैविटी टेस्ट होता है। वहीं अगर हम क्या कहते हैं ड्राई टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट की बात करें, ये पहला टाइप का टेस्ट है। दूसरा टाइप का टेस्ट जो है उसको हम बोलते हैं वेट टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई? वेट टेस्ट। वेट टेस्ट कैसे करते हैं सर? तो वेट टेस्ट हम एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं फॉर कटायन। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। और यहाँ पे हम यूज करते हैं दो प्रिंसिपल, एक केएसपी और दूसरा एक केएसपी का और दूसरा ली चैटेलिए प्रिंसिपल, या फिर आप कह सकते हो बफर सॉल्यूशन का खूब सारा यूज किया जाता है। बफर सॉल्यूशन या आप कह सकते हो ली चैटेलिए प्रिंसिपल का अपन, है ना, खूब सारा यूज करते हैं, बहुत भर भर के यूज करते हैं सर। इन दोनों का हम भर भर के यूज करते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं सर। सबसे पहले फ्लेम टेस्ट की बात करें। फ्लेम टेस्ट जनरली हम एस ब्लॉक कैटायंस के लिए ही करते हैं, जनरली फॉर एस ब्लॉक कैटायन। अब एस ब्लॉक हमें पढ़ना नहीं है कुछ, तो उसका सिर्फ फ्लेम टेस्ट हमारे लिए बचता है। फ्लेम टेस्ट में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा लिथियम प्लस का क्रिम्सन रेड कलर होता है, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट रेड, रुबिडियम रेडिश ब्राउन, सीजियम ब्लू कलर का। इसको छोड़ दो, अभी इस पे बात अभी बाद में करेंगे। फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्सियम फिर से किसके जैसा सर? लिथियम के जैसा क्रिम्सन रेड, और बेरियम का कलर एप्पल ग्रीन होता है। फिर दो कैटायन ऐसे हैं जो डी और पी ब्लॉक के हैं, वो भी फ्लेम टेस्ट देते हैं, जिसमें कॉपर +2 है और जिसमें लेड +2 है। ये भी फ्लेम टेस्ट दिया करते हैं सर। फ्लेम टेस्ट में बस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होता है, और उससे हमें देखने को क्या मिल जाता है सर? उससे हमें देखने को मिलता है टेस्ट। अच्छा, जब ये सारी बातें पढ़ रहे हैं तो फ्लेम के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बंसिन बर्नर या किसी भी बर्नर के अगर आप फ्लेम को देखेंगे तो फ्लेम के बारे में दो तीन बातें हैं जो ध्यान से सुनिएगा। फ्लेम के जब सबसे ऊपर वाले पार्ट की हम बात करते हैं, ऊपर वाला जैकेट की, तो इस पार्ट की अगर हम चर्चा करें तो यहां पे हमारे पास फ्यूल जो है ना वो बहुत कम होता है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। फ्यूल कम, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा। और ऐसा कभी भी होगा तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे सर कंप्लीट कंबशन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कंप्लीट कंबशन आपको देखने को मिलेगा। जब कभी भी कंप्लीट कंबशन होता, कभी भी अगर जीवन में आपको कंप्लीट कंबशन देखने को मिले, तो कंप्लीट कंबशन के केस में आप याद रखिएगा क्या होगा सर, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस आप ले जाओगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का काम करेगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी के लिए इस फ्लेम को हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। और याद रखना, जो भी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है ना, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, वो नॉन लूमिनस फ्लेम होता है। नॉन लूमिनस का मतलब है ये जलेगा तो, लेकिन इसको जलने से ना आप इसकी रोशनी में पढ़ाई नहीं कर सकते, आप इसकी रोशनी में पढ़ाई नहीं कर सकते हो सर, याद रखिएगा। जैसे आपका गैस सिलेंडर जो है, वो चूल्हा जो जलता है, तो आप उसमें पढ़ाई नहीं कर सकते। फिर अगर हम इसकी बात करें सर, एकदम अंदर पार्ट वाले फ्लेम की बात करें, इस फ्लेम की बात करोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे फ्यूल जो है वो क्या है, वो बहुत कम है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, सॉरी, यहाँ पे फ्यूल बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन बहुत कम है। ये इनकम्प्लीट कंबशन है। कैसा? इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा सर? ये इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण आपको क्या देखने को मिलेगा? ये रिड्यूसिंग फ्लेम होगा। भाई यहाँ पे किसी को भी लेके जाओगे ना, वो ऑक्सीजन खींच लेगा इससे। ये फ्लेम कैसा फ्लेम होगा? ऑक्सीजन लेके जाओगे, ऑक्सीजन खींच लेगा, बोलेगा मेरे को ऑक्सीजन की कमी है भाई। इसी के लिए ये लूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। इसी के लिए ये लूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम होता है। इसमें आपको रोशनी देखने को मिलेगी। और जस्ट इसी के ऊपर ये पार्ट है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर होता है फ्लेम का। क्यों मैक्सिमम टेम्परेचर होता है सर? क्योंकि यहाँ पे जितना फ्यूल उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन मिल जाता है और कंप्लीट कंबशन सब कुछ बढ़िया से होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बोलोगे यहां पे क्या हो जाएगा सर? कंप्लीट कंबशन होगा। ये बात याद रखिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सर। तो ये फ्लेम की बात हो गई। फिर अगर हम बोरेक्स बीट टेस्ट की बात करें तो बोरेक्स बीट टेस्ट कैसे कराते हैं, क्या होता है? बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, सुनिए। हम बोरेक्स को लेते हैं, जिसको हम सुहागा या टिंकल भी कहते हैं। फॉर्मूला अपन ने लिख ही रखा था। इसको पहले हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है सर? ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। फिर इसको फर्दर हीट करते हैं। फर्दर हीट करने पे सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बना के देता है। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि फ्लेम टेस्ट देख लेना, बहुत सारी जगह ये बताया जाता है कि बोरेक्स बीट टेस्ट जो है ना वो B2O3 के कारण होता है। गलत है सर।
बोरेक्स का जो भी बीट टेस्ट है वो B2O3 के कारण नहीं, वो NaBO2 के कारण, मेटाबोरेट आयन के कारण होता है। और याद रखना जो भी आयन है, जो भी कलर है ना, कलर किसका सर? बीड का। तुम समझ लो बीड जो है ना वो ग्लास की तरह होता है सर। उसको जैसे ही तुम मेटल आयन में डिप करते हो ना, डी ब्लॉक के आयन के लिए यूज करते हैं जनरली, जैसे हम फ्लेम टेस्ट करते थे एस ब्लॉक के आयन के लिए, इसको डी ब्लॉक के आयन के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम इसको मेटल में डिप करके फिर से गर्म करोगे ना, वो जो बीड है ना, मतलब मोती की तरह एकदम चमकदार मोती जो है ना, वो खुद कलर चेंज कर देगा, उसी में कलर आ जाएगा सर। इसी को हम बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। तो इसके कलर बीड की अपन बात करें तो ये कलर बीड जो है वो मेटाबोरेट आयन के कारण, BO2 नेगेटिव आयन के कारण बनता है। ये बात याद रखिएगा, इट इज ड्यू टू BO2 नेगेटिव आयन, नॉट बिकॉज ऑफ, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ क्या? बताओ बताओ। तो आप बोलोगे इट इज नॉट बिकॉज ऑफ B2O3। B2O3 के कारण कलर नहीं होता है सर। BO2 नेगेटिव आयन डिफरेंट मेटल्स के साथ कंबाइन करता है ना, डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ कंबाइन करके फिर ये आगे कलर आपको दिखाता है सर। क्या मेरी बात क्लियर है? जैसे कॉपर वगैरह का कलर की अगर अपन बात करें तो कॉपर का अगर आप बोरेक्स बीड टेस्ट कराएंगे तो वो आपको ग्रीनिश ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। आप मैंगनीज का कराएंगे तो बीड का कलर पिंक हो जाएगा सर, है ना। इस तरीके से आपको कोबाल्ट कराएंगे तो वो ब्लूइश कलर का हो जाता है। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है सर बोरेक्स बीड टेस्ट। जैसे मान लो एक सवाल पूछ दिया कि कॉपर का बोरेक्स बीड टेस्ट कराया, कॉपर +2 का अपन ने क्या कराया सर? बोरेक्स बीड टेस्ट कराया। तो मेरे को बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड फॉर्म्ड इज क्या हो जाएगा सर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर मैंने क्रोमियम +3 का बीड टेस्ट कराया, जो कि ग्रीन कलर का बड़ा ही प्यारा बीड होता है, क्रोमियम +3 का बीड बनाना चाहा तो बीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? क्रोमियम +3 का बीड अगर बनाना चाहा तो क्रोमियम +3 का बीड क्या हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए, बोलो। बोलो भाई। अरे कलर नहीं पूछ रहा हूं, फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, आप बोलेंगे सर CuBO2 होल ट्वाइस, कॉपर मेटाबोरेट। फॉर्मूले से भी डायरेक्ट सवाल आएगा, ये बात याद रखिएगा। फिर अगर हम यहीं पे बात करें सर क्रोमियम के साथ, ये फॉर्मूला क्या होगा? CrBO2 होल थ्राइस। ये क्रोमियम का भी मेटाबोरेट बना देता है, तो ये सिंपली मेटाबोरेट आयंस बनाता है, मतलब मेटाबोरेट सॉल्ट्स आपको बना के देता है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको हम माइक्रोकॉस्मिक, है ना, जिसको हम माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट कहते हैं। सिमिलर एग्जैक्टली सेम होता है किसके जैसा? बोरेक्स बीड टेस्ट के जैसा, बस इसमें माइक्रोकॉस्मिक बीड जो होता है वो क्या होता है सर? सोडियम अमोनियम फॉस्फेट। दिस सोडियम अमोनियम फॉस्फेट जो है, इसमें एक सोडियम आयन होता है, एक अमोनियम आयन होता है, एक हाइड्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, और मतलब फॉस्फेट आयन और पानी होता है। ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहलाता है। और याद रखना NaPO3 को जो है ना, इसको हम ग्राहम सॉल्ट भी कहते हैं। हो सकता है डायरेक्ट सवाल आ जाए कि ग्राहम सॉल्ट इसमें से कौन सा है, तो NaPO3 ये सोडियम मेटाफॉस्फेट बेसिकली आप इसको कह सकते हैं। सोडियम मेटाफॉस्फेट आप इसको कह सकते हैं। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, तो सुनिएगा ध्यान से। ये तो हो गया किसकी बात सर? ये हो गई आपके माइक्रोकॉस्मिक बीड टेस्ट की बात। फिर एक कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट होता है। वैसे तो कोबाल्ट नाइट्रेट आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बट थोड़ी सी आइडिया दे देता हूं। कोबाल्ट नाइट्रेट जो है, इसके साथ हम कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट कराते हैं। यहां पे बेसिकली क्या होता है सर? हम कंपाउंड, जैसे कि मान लो मैंगनीज है, तो मैंगनीज का ऑक्साइड डॉट कोबाल्ट का ऑक्साइड, ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब कोबाल्ट के ऑक्साइड के साथ डिफरेंट मेटल के ऑक्साइड्स हम बनाते हैं और वो कलर्ड कंपाउंड बन जाता है, जिससे हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो कभी भी आपको रिएक्शन वगैरह में अगर कोबाल्ट नाइट्रेट दिखा हुआ मिले कि कोबाल्ट नाइट्रेट के मिक्सचर के साथ हमने सॉल्ट को क्या किया है? हीट किया है, तो समझ लेना इट इज गोइंग फॉर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट की बात कर रहा है, ये कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट की बात कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं सर वेट टेस्ट फॉर कटायन। वेट टेस्ट ऑफ कटायन दो ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कॉमन आयन इफेक्ट, है ना, जिसको अपन ली चैटेले प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, और साथ में KSP। हम क्या करते हैं सर? कटायंस का ग्रुप बनाते हैं, और कटायंस के ग्रुप को बनाने के बाद, कटायंस का ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप को बनाने के बाद फिर हम उस पर प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। प्रेसिपिटेट जो बन जाता है कटायंस का, उसको हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करके, कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के बाद हम ये बता देते हैं कि भाई ये तरीके से हमारा आयन और ये सारी बातें हुई। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। मैक्सिमम सवाल जो है, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम सवाल जो है वो इस टेबल से ही आता है। इस टेबल के बाहर
बाहर से रिलेटेड सवाल जेईई एडवांस में तो खूब पूछता है, मेंस में भी नहीं पूछता है सर। जनरल सवाल जो है वो इसी टेबल से आता है केएसपी और उससे रिलेटेड अभी मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा, है ना। एक बच्चा कह रहा सर क्वेश्चन तो आते ही नहीं सॉल्ट एनालिसिस पर कभी। अरे सॉल्ट एनालिसिस इसी बार ऐड हुआ है सॉल्ट एनालिसिस इज एडेड दिस टाइम ओनली, इसी टाइम ऐड हुआ है। तो चलिए देखते हैं ग्रुप जीरो की बात करें। ग्रुप जीरो में अमोनिया होता है, अमोनिया भी होता है या फिर अमोनियम आयन है, इसका कभी आपको टेस्ट करना है आप नेस्लर रिएजेंट से टेस्ट कर दीजिए। नेस्लर रिएजेंट क्या होता है सर, तो इट इज K2HgI4, ये एक कॉम्प्लेक्स है किसका, मरकरी का, और ये बेसिक मीडियम के अंदर, ये बेसिक मीडियम के अंदर क्या करता है सर, आपका अमोनिया या फिर अमोनियम को टेस्ट कर देता है। नेस्लर रिएजेंट बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है सर। फिर आगे बात करते हैं ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। वैसे आप लोगों ने निमोनिक बहुत पढ़ रखा होगा, आज होगा प्रभात, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो ये Ag प्लस Hg2 प्लस Pb2 प्लस है, इसको अपन इसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं। डाइल्यूट HCl डालने के बाद ये क्या होता है सर, ये सभी अपने अपने क्लोराइड पीपीटी बना के देता है। इन सभी का क्लोराइड पीपीटी जो है वाइट कलर का होता है, इन सभी का क्लोराइड पीपीटी वाइट कलर का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सर ग्रुप टू की, ग्रुप टू में हमारे पास तो ऐसे बहुत आयन हैं, आप देखेंगे इसको अपन ऐसे याद कर सकते होंगे, पंजाब के कुत्ते, कोड़ी बीमार। इसमें मैं आपको बोलूँगा कैडमियम के बारे में विशेष ध्यान रखना, कैडमियम का जो सल्फाइड पीपीटी बनता है वो येलो कलर का होता है सर, ठीक है। और उसके बाद ग्रुप टू को हम दो सब ग्रुप में बांटते हैं, ए और बी। ए वाले जो हैं उसको हम ऐसे याद कर सकते होंगे, पंजाब के कुत्ते, कोड़ी बीमार। और ग्रुप सब ग्रुप बी को हम याद कर सकते हैं सब आसान। सब आसान में एंटीमनी +3+5, आर्सेनिक +3+5 और टिन +2+4 के आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब इन सब में क्या होता है सुनिएगा, इसमें हम क्या करते हैं ना सर, ग्रुप टू के रिएजेंट में हमारे पास डाइल्यूट HCl के साथ H2S होता है, मतलब H2S इन एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम में होने के कारण H+ यहां से और H+ यहां से ये कॉमन आयन इफेक्ट लगा के H2S के डिसोसिएशन को सप्रेस करता है, और सप्रेस करने के कारण यहाँ पे सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो नहीं लो होता है सर, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन होता है। तो ऐसे सॉल्ट जो लो क्या कहते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन पे प्रेसिपिटेट कर जाए, वो क्या होगा सर, वो सभी के सभी यहाँ पे पीपीटी बनाते हैं, ठीक है। आगे बात, अरे मतलब कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे बोलते हैं, अरे याद करने के लिए बोला है यार, ऐसा कोई मतलब थोड़ी है ना। अब पीबी आ गया तो बोल दिया यार, कोई और अगर आप नाम बना सकते हो तो कोई और बना लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये सभी अपने पीपीटी बनाते हैं सर सल्फाइड के। फिर हम थर्ड ग्रुप में चलते हैं। थर्ड ग्रुप को आप याद कर सकते हो फेंक कर आलू, फेंक कर आलू। ये सभी के सभी क्या होते हैं सर, ये सभी के सभी अपने +3 आयन में मिलते हैं, और ये सभी के सभी अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपना अपना हाइड्रोक्साइड पीपीटी बनाते हैं। आप इनके पीपीटी से ही इनको अलग कर सकते हो। जैसे एल्यूमिनियम के पीपीटी की बात करें तो एल्यूमिनियम का पीपीटी वाइट जेलेटिनस होता है। कैसा होता है, वाइट जेलेटिनस होता है। फिर अपन बात करेंगे आयरन का पीपीटी कैसा होता है सर, आयरन का पीपीटी ग्रीन कलर का, क्रोमियम का पीपीटी आपका क्या कहते हैं, आयरन का पीपीटी येलोविश ब्राउन होता है, क्रोमियम का पीपीटी ग्रीन कलर का, और इसका वाइट जेलेटिनस होता है, जेली के जैसा पीपीटी आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना के देता है। फिर अगर अपन आगे बात करें सर, अगला है निकोमंजन। जैसे बीको बजरदंती होता है उसी तरीके से निकोमंजन, है ना। हाँ, निकोमंजन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से H2S गैस को बबल कराते हैं, और H2S गैस बबल कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। अब क्या होता है सर, जो इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना इस तरीके से H++ 2H++ सल्फाइड आयन, इसमें जैसे ही आप बेसिक मीडियम डालते हो, बेसिक मतलब OH- आयन डालते हो, तो यहाँ पे इनके बीच में रिएक्शन होती है और ये आगे बढ़ता है, सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे प्रेसिपिटेट जिनकी KSP, ऐसे सल्फाइड जिनकी KSP थोड़ी ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटेट बना के देते हैं, ठीक है। इन सभी का भी इनका प्रेसिपिटेट कैसा होता है सर, तो आप देखेंगे इसमें से अगर इन दोनों की बात करें, ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, जिंक सल्फाइड जो है वाइट कलर का होता है, और MnS जो है वो आपका पिंक कलर का होता है। फिर ग्रुप 5 की बात करें तो ये है भारत सरकार, है ना, भारत
सरकार, भारत सरकार की बात करें तो ये सभी अपने कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं व्हाइट कलर के। और लास्ट वाले की बात करें तो NaMgK+, इसमें हमें सिर्फ Mg+2 के बारे में पढ़ना है। इनका हम अलग से टेस्ट कर देते हैं और अलग से टेस्ट करके इनका कंफर्मेटरी टेस्ट कर दिया जाता है। यहीं तक बताता हूँ, कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टेबल से सवाल ज़्यादा आते हैं। अगर आपने इस टेबल के सवाल कर लिए, अगर आपने इस टेबल से अच्छे से सवाल कर लिए तो आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं सर। आगे बढ़ जाते हैं सर, अब सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सवाल किया जाए क्या, जल्दी से बताइए हाँ या ना। तो आइए एक एक करके सवाल करते हैं। एक जेईई एडवांस का सवाल करते हैं। देखो मजेदार सवाल है, देखते हैं कौन कर पाता है आप में से। सवाल है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी अमॉन्ग फॉलोइंग इज। इसमें जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होगा, जल्दी से मेरे को बता दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये जेईई एडवांस का सवाल है सर, बड़ा प्यारा सवाल है। ये जेईई एडवांस का सवाल है, बड़ा ही प्यारा सवाल है। जल्दी से आंसर कमेंट करते जाइए। हाँ आप क्वेश्चन करते हैं सर, अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे अभी से लेकर के, मैंने बोला था ना लगभग 1 घंटे में अपन कर लेंगे। तो इस सेशन को चालू हुए लगभग 2 घंटे हुए हैं और 45 मिनट्स अपन सिर्फ सवाल 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 करेंगे, सिर्फ सवाल 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 सवाल, है ना सर। बोरेक्स बीट टेस्ट केवल डी ऑर्बिटल के ही आयन देते हैं क्या? जनरली डी ऑर्बिटल के, देखो बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या होता है ना, हम डी ट्रांजिशन वाले इफेक्ट का यूज करते हैं। तो एस ब्लॉक के आयन में तो डी ट्रांजिशन देखने को ही नहीं मिलेगा ना यार। एस ब्लॉक में तो डी ट्रांजिशन देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। आइए देखते हैं, तो आप क्या बोलेंगे सर, क्या हो जाएगा इसका आंसर। सुनिए, अब ऐसे सवालों को देखने के बाद ना बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये सॉल्ट एनालिसिस का सवाल है। यस सर, ये सॉल्ट एनालिसिस का सवाल है। कैसे, देखो अगर आप बात करोगे सभी सल्फाइड है, हाँ मैंने बोला यार सोडियम के ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, सोडियम के ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, सभी सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। अगर अपन बात करें नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेट होते हैं इसके भी सभी सॉल्ट्स, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, हर एक नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है सर। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर सोडियम की सॉल्युबिलिटी तो सबसे ज्यादा है, Na2S सबसे ज्यादा हो गया। फिर हमें जिंक दे रखा है और लेड दे रखा है, जिंक दे रखा है, लेड दे रखा है, जिंक दे रखा है, लेड दे रखा है। तो आप बोलोगे सर लेड+2 जो है ये तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में प्रेसिपिटेट होता है, जिंक जो है वो ग्रुप 4 में प्रेसिपिटेट होता है। ग्रुप 4 में प्रेसिपिटेट होने वाले सल्फाइड की KSP ज्यादा होगी सर, इसकी KSP कम होगी सर, तभी ये पहले प्रेसिपिटेट हो गया। तो आप बोलोगे इसके बाद जिंक आना चाहिए, Na के बाद जिंक और जिंक के बाद लेड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा सर, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से कई बार चैलेंजिंग सवाल आएंगे, घबराना नहीं है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। फिर अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सभी सवाल बहुत ही ज्यादा कॉमन और बहुत ही ज्यादा वेल नोन सवाल हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज गिवन बाय, इनमें से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन देगा, इसमें से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन देगा सर। तो आप बोलोगे अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड की बात करें, अगर हम क्रोमाइल क्लोराइड की बात करें सर, तो क्रोमाइल क्लोराइड तो पहले कोवेलेंट कंपाउंड को हटा दो, ठीक है सर। फिर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को हटा दो, ठीक है सर। बचा क्या, आयनिक सॉल्ट जो पानी में सॉल्युबल हो, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने इसका आंसर सही, अरे क्या हो गया पॉल को, पॉल मार दिया हैंग। पोल मार दिया है हैंग। चलिए, तो अमोनियम क्लोराइड कितने लोगों ने कर दिया। अबे बी मार्क कैसे कर रहे हो बे, ये थोड़ी होगा। अबे AgCl प्रेसिपिटेट करता है दोस्त, हट, AgCl कौन कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल कह रहा है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल दे रखा है, यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दे रखा है, कौन सा सही होगा बताते जाइए, जल्दी जल्दी बताइए सर। मॉलिक्यूल और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल दे रखा है, कौन सही होगा बताते जाइए। अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 कैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है सर, CO2 इज ऑर्डरलेस। तो P का 4 हो जाएगा सर, P का 4 हो गया, एक ही ऑप्शन सही है, खत्म। SO2 कैसा होता है सर, सफोकेटिंग सल्फर का स्मेल। H2S कैसा होता है सर, रोटन एग लाइक स्मेल, ये कैसा, विनेगर लाइक स्मेल। PS3 का स्मेल कैसा होता है सर, तो आप बोलेंगे रोटन फिश लाइक, PS3 इज रोटन फिश लाइक स्मेल, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको एक बारी, आइए इसको एक बारी देख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 69-70% लोगों ने इसको सही किया। एक ये भी बहुत कॉमन सवाल है सर, सवाल बहुत कॉमन है। ऐसा सवाल मतलब आपको हर किताब में, हर मॉड्यूल में,
हर इंस्टीट्यूट के किताबों में सवाल मिल जाएगा, ये सब वही सवाल है और आपके सिलेबस में वही कॉमनली आने वाले सवाल ही आएंगे। सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन गिव प्रेसिपिटेट इन 2 ग्रुप ड्यूरिंग ग्रुप एनालिसिस। 2 ग्रुप में टेस्ट कौन देता है, 2 ग्रुप में टेस्ट कौन देता है, तो सुनिएगा। देखो ग्रुप 1 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 में सिल्वर होता है जो कि और कहीं नहीं प्रेजेंट है सर, तो इसको हटा दो। एक तो लेड +2 होता है और दूसरा मरकरी होता है, बट Hg2 होता है, दिस इज मर्क्यूरस आयन। जब हम ग्रुप 2 की बात करते हैं कैटायन के टेस्टिंग की, दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे लेड +2 होता है और यहाँ पे Hg+2 भी होता है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है सर। इसकी अपन बात करें तो ये मर्क्यूरस आयन है और ये मर्क्यूरिक आयन है सर। तो आप बोलेंगे सिर्फ लेड ही ऐसा है जो 2 ग्रुप में टेस्ट देता है, सिर्फ लेड ही ऐसा है जो 2 ग्रुप में टेस्ट देता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, बताइए। इसमें देखो मरकरी बहुत सारे लोगों ने मार्क कर दिया, भाई मरकरी एक बार मर्क्यूरिक आयन में देता है, एक बार मर्क्यूरिस आयन में देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो ये भी एक कॉमन सवाल है, मैंने आपको बता दिया था जब अपन पढ़ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड इज येलो कलर्ड। इसमें से येलो कलर्ड सल्फाइड कौन सा होता है, बताइए। इसमें से येलो कलर्ड सल्फाइड कौन सा होता है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा सवाल है। देखते हैं कौन इसको सही करता है, चलिए देखते हैं। तो आप बोलेंगे सर, बताइए बताइए क्या हो जाएगा सर। तो आप बोलेंगे इसमें अगर अपन देखें तो कैडमियम सल्फाइड जो है ये किस कलर का होता है सर, येलो कलर का होता है। कैडमियम सल्फाइड इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने पुराने सवाल का आंसर दे दिया था, कोई बात नहीं, चलता है सर, इतना थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है, यस सर। फिर अपन आगे आते हैं, यहाँ पे हमें बेसिक रेडिकल दे रखा है, यहाँ पे हमें इसका ग्रुप दे रखा है, दिस इज बेसिक रेडिकल, दिस इज उसका ग्रुप। आपको क्या करना है, बेसिक रेडिकल को उसके ग्रुप के साथ मैच करना है सर, बेसिक रेडिकल को उसके सही ग्रुप के साथ मैच करना है। इसमें भी 30 सेकंड का टाइम दिया, 30 सेकंड भी ज्यादा है। आपका समय शुरू होता है अब, आइए देखते हैं। आपका समय शुरू होता है अब, आइए देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर अगर हम एल्यूमिनियम +3 की बात करें तो ये तो ग्रुप नंबर 3 को बिलोंग करता है, जिंक जो है ये ग्रुप नंबर 4 को बिलोंग करता है, ये ग्रुप नंबर 5 को बिलोंग करता है, लेड 2 या फिर 1 दोनों को बिलोंग करता है। तो देख लेते हैं, एल्यूमिनियम का ग्रुप 3 मतलब P का 4 हटा दो, P का 4 हटा दो, ठीक है, यस सर। फिर जिंक का ग्रुप 4 का मतलब ऑप्शन नंबर 3, Q का 3 ये हमारा सही ऑप्शन हो गया, Q का 3 ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर। 71% लोगों ने सही दिया है, कुछ लोग पुराने वाले आंसर को दे रहे होंगे तो उसके कारण भी ये मिसमैच हो जाता है। अब देखो ये बहुत ही कॉमन सवाल है, बार बार देखने को मिलेगा, हजारों बार देखने को मिलेगा। सर सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। एक बारी सवाल पढ़ता हूँ, तब तक आप इस पेज पे आ जाएंगे, है ना। देखते हैं सवाल कह रहा है कि व्हेन अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड NaCl solid K2Cr27 is heated with concentrated sulfuric acid, ऑरेंज रेड वेपर, है ना, मतलब ठीक है, रेड ब्राउन कह लो, ऑरेंज रेड वेपर कह लो, आर ऑब्टेन्ड, दीज आर कंपाउंड, दीज आर ड्यू टू कंपाउंड ऑफ। कौन से कंपाउंड के कारण ये वेपर आपको देखने को मिला है, आप सभी को पता है सर। 15 सेकंड में इसका आंसर एकदम गर्दा उड़ा के दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 15 सेकंड में इसका आंसर गर्दा उड़ा के दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमाइल क्लोराइड इज द correct answer. The correct answer to this question is B, chromyl chloride. The correct answer to this question is B, chromyl chloride. 96.04% लोगों ने सही आंसर दिया है। मैंने टाइम वो तो जल्दी हटा दिया, नहीं तो और भी लोग इसमें जुड़ जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल कह रहा है कि पासिंग H2S गैस इनटू मिक्सचर ऑफ Mn+2 Ni+2 Cu+2 एंड Hg+2 आयन इन अ एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट्स। एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन में इनमें से क्या क्या प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा, ये जेईई मेंस 2011 का सवाल है। मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि आज तक कभी भी सॉल्ट एनालिसिस आया नहीं है, पहली बार आया है, तो बहुत आसान सवाल आएगा, ये बात याद रखिएगा। बहुत आसान सवाल आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो देख लेते हैं सर, अगर हम एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो आप बोलोगे ये ग्रुप 2 को प्रेसिपिटेट करेगा। ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो आप बोलोगे लेड+2, Hg+2, Cu+2, फिर Cd+2 और Bi+2, या सॉरी Bi+3 में होता है। तो इसमें देख लो कॉपर तो चलो ठीक है, कॉपर भी प्रेसिपिटेट हो सकता है सर इसमें, है ना। तो कॉपर और Hg, ठीक है सर। फिर
Mn और निकल नहीं होगा, मैंगनीज तो ग्रुप 4 में होता है, निकल ग्रुप 4 में होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया सर? ग्रुप 2 का 2 ही आयन देखने को मिला, ग्रुप 2 का 2 ही। ऐसे ही बेसिक सवाल जो ऑलरेडी आ चुके हैं वही आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही बेसिक सवाल जो ऑलरेडी आ चुके हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए यस और नो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल कह रहा है कि अपॉन ट्रीटमेंट विथ अमोनिकल H2S द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट। अमोनिकल H2S में अगर अपन ट्रीट करेंगे सल्फाइड आयन को तो अमोनिकल में क्या होता है सर? सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट है ना बढ़ जाता है, मतलब रिएक्शन होके हम इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सॉल्युबिलिटी को बढ़ाते हैं तो सिर्फ ग्रुप 4 ही प्रेसिपिटेट करता है सर, और ग्रुप 4 में कौन कौन आता है? निकोमंजन। तो आप बोलोगे निकोमंजन, यही हमारा सही आंसर हो गया। तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सर। इस सवाल का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर। देख लेते हैं 56% लोगों ने सही किया है, बाकी ए कैसे कर रहे हो भाई? आयरन थोड़ी सेल्फ प्रेसिपिटेट करता है इसमें, हट, आयरन कैसे प्रेसिपिटेट करा रहे हो? कुछ भी करा रहे हो का? हाँ जी, कुछ भी करा रहे हो क्या? बताओ। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब हम जेई मेंस के पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या आप जेई मेंस के पेपर को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं? हम जेई मेंस का मैं टोटल कितने पेपर लेके आया हूँ एक बार देख लेता हूँ, है ना। टाइप तो ऐसे मेरे पास बहुत थे, बट मैं अभी जेई मेंस का 1 2 3 4 है ना, तो मैं 5 और 6 अप्रैल का पेपर लेके आया हूँ। फिर से याद रखिएगा, 5 और 6 अप्रैल का पेपर लेके आया हूँ। इन सभी में नीचे आंसर्स भी लिखे होंगे, क्योंकि अगर मैं सब सॉल्व ना करा पाऊँ तो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको ये दे दूंगा कि आप इसको सॉल्व। एक बच्चा कह रहा मोहर सॉल्ट और पोटाश एलम का प्रिपरेशन भी है ना। अरे प्रिपरेशन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है इनका। मोहर सॉल्ट और इनका प्रिपरेशन नहीं पढ़ना। इनका प्रिपरेशन क्या होता है? 2 सॉल्ट को मिलाओ, गर्म कर दो, अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें क्या जादू करोगे? तो ये 5 अप्रैल का मॉर्निंग जेई का पेपर है। 5 अप्रैल जो अभी था कुछ टाइम पहले, जैसे आपका पेपर कब है? आपका पेपर था 5, मतलब है 5 मई को, 1 महीना पहले जो पेपर हुआ उसका देख लेते हैं, उसका देख लेते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करें क्या? देख रहे हो फ्रूटी आई है भाई, फ्रूटी पिएगा कोई? जो आंसर सही देगा उसी को फ्रूटी पिलाऊंगा। सर सॉल्ट क्वेश्चन प्लीज। और अरे सॉल्ट के क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे इसी में, सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। हाँ बस 30-40 सवाल और करेंगे, देखते हैं, अब इनकी स्पीड पर डिपेंड करता है। मैं तो फ्रूटी पी ले रहा हूँ, पूरी स्पीड में आ जाऊंगा। शुगर रस। चलो शुरू करते हैं सर, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। अब ये वाला पार्ट जो है इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जेई मेन 5 अप्रैल का अटेम्प्ट करते हैं पेपर। देखते हैं हम इसमें से कितने सवाल मैक्सिमम सही कर पाते हैं, देखते हैं हम इसमें से कितने सवाल मैक्सिमम सही कर पाते हैं। पेपर वैसे कब कब हुआ था सर? पेपर 5 को हुआ था, पेपर 6 को हुआ था, पेपर 8 को हुआ था, पेपर 9 को हुआ था, है ना। इन सभी डेट्स पे पेपर हुए थे, और शायद 10 को भी हुआ था जहां तक मुझे याद है। इन सभी डेट्स पे पेपर हुए थे, लेकिन अभी 5 और 6 तारीख का करेंगे। इसमें लगभग 40 सवाल होंगे। आइए शुरू करते हैं, है ना। इस सवालों को मैं नंबरिंग भी करता चलूंगा, इन सवालों को मैं, अच्छा इसमें आंसर भी लिख रखा है, वो तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था, आंसर मेरे को छुपाना पड़ेगा। इसको मैं नंबरिंग भी करता चलूंगा। पहला सवाल है ये, सवाल कह रहा है द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज। अब ये जेई मेंस का सवाल है, मैंने आपको तारीख और ये सारी बातें पहले बता दी। अब बता इस सवाल के लिए क्या लगता है तुम्हें? ऐसा सवाल अगर तुम्हारे नीट में, जेई मेंस में आया है, तुम्हारे नीट में आएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा 4 को भी हुआ था, हाँ ठीक है, 4 को हुआ था, 10 को नहीं हुआ था सर, बढ़िया। 7 तारीख को तो नहीं हुआ था सर, मेरा 6 अप्रैल को पेपर था, बहुत बढ़िया। बताइए क्या हो जाएगा सर? मैंगनीज, और क्या होगा? खत्म। सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा, मैं तुम्हें बस ये दिखाना। अबे मैंने बी मार्क कर दिया का? वैसे सी ऑप्शन सही है, शायद मैंने बी मार्क कर दिया जल्दबाजी में, है ना। फ्रूटी की लालच में सर गलत मार्क कर दे रहे हो, हैं? फ्रूटी की लालच में सर गलत मार्क कर दे रहे हो, गलत बात है सर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट द लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। इसमें से सबसे लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा? चलो 45 सेकंड्स का टाइम दिया, आपका समय शुरू होता है अब।
लीस्ट पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसके पास सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है हमारे बीच आ चुके हैं। भाई तेरे को क्या जरूरत पड़ गई, मतलब आपको, तेरे को तो नहीं बोलूंगा। आप तो भैया फुटबॉल जगत के बेताज बादशाह हो, हैं? पोल कहीं से नहीं देते हैं, आप कमेंट कर दो आंसर, पोल अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, आप बोलो ये मैंगनीज है, मैंगनीज +2, ओके, क्रोमियम +2, कोबाल्ट +2, आयरन +2। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो ना बे, ये D4, ये D5, ये D6, ये D7, ओ सॉरी ये D6, ये D7। अगर इस पे बात करें तो इस पे 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस पे 7 कैसे भरेगा सर, 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हमसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, आप बोलेंगे सर ये बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कब वो लीस्ट पैरामैग्नेटिक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल पे चलते, अब तुम देखते जाओ कितनी जल्दी जल्दी अपन सवाल करेंगे सर, तुम देखना, मतलब मैं आंसर तो छुपा रहा हूं, मजबूरी है मेरी, क्योंकि टाइप्ड है आंसर, मिटा नहीं पाया, है ना, लेकिन और मिटा इसलिए भी नहीं, मिटाया भी नहीं क्योंकि अगर मान लो मैं नहीं कराऊं कुछ सवाल तो छोड़ दूंगा, उसका आंसर तो होगा। चलिए आगे चलते हैं सर। CO एक्सेप्शन इन H2O, अरे CO+3 एक्सेप्शन होता है भाई, नॉट CO+2। पिछले सवाल में CO+2 दिया हुआ था। चलिए इस सवाल को करते हैं फर्जीएस्ट सवाल ऑफ जेई। अब देख लो तुम जेई के अभी 3 सवाल में तुम्हें ऐसा लगा, तुम्हें ऐसा फील हुआ आज की क्लास करने के बाद कि मैं ये सारे सवाल नहीं कर पाता? हाँ भाई, तो आप क्या देखेंगे, आप बोलेंगे सर इसको हमें करना है, ठीक है एक बार ही देख लेते हैं। सारे लिगेंड एक जैसे सब में? नहीं 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 सर, सब में अलग अलग लिगेंड दे रखा, थोड़ा तो खेला है जेई ने। ठीक है हम भी देख लेते हैं, हमने क्या बोला पहले, अमोनिया, फिर पानी, फिर F-, फिर Br-। देख लेते हैं, गाना हमने गाया था आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, तो ये ऑर्डर ठीक सा लग रहा है सर। इसकी बात कर लेते हैं, आई बर्बादी सनी, अच्छा Cn- तो इधर आएगा सर, पहले कैसे हो गया है, तो गलत है। इसकी बात कर लेते हैं, आई बर्बादी, आई पहले आएगा सर, गलत है। इसकी बात कर लेते हैं, आई बर्बादी, फिर बर्बादी पहले आएगा सर, ये भी गलत है। तो आप बोलोगे इसका एक ही ऑप्शन सही है जो कि पहला है ना। हम पहली लाइन में ही सब कुछ कर लिया सर, एक लाइन में हमने सारे ऑर्डर कर लिए। 13% लोगों ने सही किया है, मेहनत गलत नहीं कर दिया। अबे आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सिलेटो और पानी, और उसके बाद ही अमीन आएगा। क्या कर रहे हो बे, ऐसे फर्जी फर्जी सवाल गलत कर क्या होगे, बेइज्जती नाक कटवाओगे क्या है, नाक कटवाओगे क्या भाई। अगला सवाल चलते हैं, इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस, अब देख लो जो बातें पढ़ाई वही आई है भाई, है ना, जो बातें पढ़ा रखी है सब वही आया है। मतलब अगर किसी ने ऑलरेडी यकीन 1.0 में पढ़ा होगा या फिर नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स में पढ़ा होगा, उन्होंने ये सब पेपर दिया होगा तो तबाही मचा दी होगी। सर हमको भी फ्रूटी पीना है, तो आपको अगर फ्रूटी पीना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, क्या, जेप्टो। है ना। चलो देखते हैं, इन ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बात बिल्कुल टरू है सर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। गैलियम और एल्यूमिनियम एटॉमिक साइज किसका, गैलियम से बड़ा कौन होता है, एल्यूमिनियम होता है सर। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। तो आप बोलोगे पहला वाला ट्रू, पहला करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। आंसर क्या हो गया, बी। अब बताओ ये मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई कोई टीचर ऐसा होगा जो अपनी कॉपी पे ऐसे सवाल नहीं कराता होगा। ये हर एक कॉपी पे आपको देखा हुआ मिलेगा सर। फिर भी गलत कर रहे हैं, देखो लोग फिर भी गलत कर रहे हैं बच्चे, हाय। सी मार्क कर रहे हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बोथ कैसे करेक्ट है भाई, अगर अपन बात करें बोरोन, बोरोन से बड़ा गैलियम, अभी तो बताया था गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, और इंडियम और थैलियम लगभग बराबर। इसके पीछे का रीजन डी स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन, 3D कॉन्ट्रैक्शन। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, अबे ये रहा। चलिए सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरोन इज X. Amorphous boron upon heating in air forms a product in which the oxidation state of boron is Y. तो वैल्यू ऑफ X + Y क्या होगा। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। बताइए, बोलो बोलो बोलो।
हाँ जी, तो आप बोलेंगे सर बड़ा ही सिंपल है, देखो क्या क्या होता है इसमें। अगर हम बात करें बोरोन का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है ना, एक तो होता है B10 और दूसरा होता है B11। इसमें ज़्यादा अबंडेंट कौन है सर? B10 और B11। इसमें ज़्यादा अबंडेंट कौन है? तो आप बोलेंगे सर B11 इज मोर अबंडेंट, क्योंकि बोरोन का मास जो होता है 10.8 के करीब होता है, तो B11 इज मोर अबंडेंट। फिर अमॉर्फस बोरोन अपॉन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ प्रोडक्ट। ये इन दोनों में कौन अबंडेंट है ये मैंने याद नहीं किया, ये एनसीईआरटी में भी लिखा है, उससे याद नहीं किया। ये बेसिकली मैंने कहाँ से याद है, मैंने कभी फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल कराया है किसका, एवरेज एटॉमिक मास का, तो मुझे पता है इन दोनों में कौन ज्यादा अबंडेंट होता है। फिर इसको हीट करते हैं ना, तो बोरोन को जब हम ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ हीट करते हैं, तो नाइट्रोजन के साथ हीट करने पे ये बीएन फॉर्म का पॉलीमर बना के देता है, जो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और इनऑर्गेनिक डायमंड भी आगे चल के शेप लेता है। इसमें बोरोन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप बोलेंगे सर इसमें Y की वैल्यू तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 हो गई, X क्या है सर? द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 11 - 5 ये हो गया 6, 6 + 3 हो गया 9, इसका आंसर हो गया 9। सवाल दिया था क्या? ओए होए, सवाल ही नहीं दिया। कितने लोगों का आंसर 9 आया कमेंट बॉक्स में लिख दें। बी कैसे होगा भाई? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसको इससे माइनस ही तो करोगे बे, माइनस ही तो करो। क्या बात कर रहे हो यार, बताओ। अरे यार ये क्यों सेलेक्ट कर लेता हूं मैं बार बार। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द आयंस अमंग दिस दैट एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? अब ये पहले बताना है, इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? बताओ जल्दी से बता दो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है सर? तो आप बोलोगे सर वो है ना, यहां से किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा, वो यहां से किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा। बताइए। बताओ बताओ। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये क्या करेगा? खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? 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 बताओ इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी तो होगा ना। हाँ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तभी तो होगा ना कि जब ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सर? बोलो। अरे भाई तुमको डी ब्लॉक में एक स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है क्या? यही दिक्कत है, तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। अभी तुम्हें एक स्टेटमेंट पढ़ाया था, डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सो एसिड कहाँ गया? देखो Mn+3 एंड CO+3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बताया है ना भाई, सब स्टेटमेंट लिखा रखा। मैंने क्या बोला? अरे यार एनसीईआरटी का एकदम वो पोल खोल के लाया हूं, एनसीईआरटी के वो पोल पट्टे खोल के लाया हूं जिससे सवाल डायरेक्ट मिलेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मजाक है क्या? और ये नोट्स ऐसा थोड़ी है कि आज बना के रखा है, ये सारे नोट्स जो आपको आपके सामने जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें आज से 3 साल 4 साल पहले की बनी हुई है सर। इसमें खाली इजाफा हो रहा है और कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन दिक्कत ये तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुम्हारे सामने देखो दिखाया और सब कुछ दिखा दिया। भाई मैं कह रहा हूं भाई सवाल यहीं से होगा और कहीं से नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर कोबाल्ट जो है वो कोबाल्ट +2 में जाएगा, और कोबाल्ट +2 में जाएगा तो इट इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछा है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ आयन। इनमें से कोबाल्ट +3 का मतलब है D6। अबे D6 का मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब √4 × 6 दैट इज √24। इसका नियरेस्ट इंटीजर निकालोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर 4 पॉइंट, मतलब ये 4 और 5 में 5 के करीब आएगा, तो नियरेस्ट इंटीजर 5 मार्क कर दो ना यार, नियरेस्ट इंटीजर 5 मार्क कर दो। आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़े क्या अगले सवाल पे?
अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आप थोड़े रफ्तार से सवालों को करने की कोशिश करेंगे। इन द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन इज। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। ठीक है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड नाइट्रोजन इज, बताओ यार नाइट्रोजन के अराउंड कितने। अच्छा, इसमें तो ऐसे आंसर तो नहीं लिख सकते ना, सॉरी, इसको अपन यार ऑप्शन बदलना पड़ेगा, है ना। इसको अपने को ऑप्शन थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा सर, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं आएगा ना, टोटल इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट आ जाएगा। NO2 माइनस की बात चलो अपन बना के ही देख लेते हैं ना। आप ऐसे इंटीजर टाइप में आंसर कर दो, छोड़ो, आप इंटीजर टाइप में आंसर कर दो। वैसे तो आंसर कराऊंगा तो गड़बड़ आ जाएगा, आप इंटीजर टाइप में कर दो। आप बोलोगे सर NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये नाइट्रोजन है, हाँ सर बिल्कुल है। नाइट्रोजन के वैलेंस सेल पे, मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में देख लो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज दिया, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड O बनाया, एक लोन पेयर बच गया। तो दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज लोन पेयर, दिस इज O नेगेटिव, दिस इज डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल सर? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो NO2 माइनस में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है सर। 2 इलेक्ट्रॉन, अबे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं पूछ रहा है, ये पूछा है कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इन NO2 माइनस में नाइट्रोजन में। तो आप बोलोगे सर इसने इलेक्ट्रॉन ही किस लिए बना? अबे नाइट्रोजन एटम थोड़ी पूछा है, NO2 में पूछा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सर? आप बोलोगे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। और वैसे भी पीरियड 2 का एलिमेंट कभी भी अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता। 0 करेक्ट आंसर। अच्छा, मतलब तुम अब आंसर देना चालू कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। चलो आखिरी सवाल पे चलते हैं सर। आखिरी सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है कि इन बोरेक्स बीट टेस्ट अंडर हॉट कंडीशन अ मेटल सॉल्ट 1 फ्रॉम द गिवन इज हीटेड एट पॉइंट B of the flame resulted in green color salt bead. The spin only magnetic moment value of that salt is, उस salt का spin only magnetic moment कितना होगा? अब मेरे को बताओ इसमें से green color का बीड कौन देगा भाई? इसमें से green color का बीड कौन देगा? जल्दी से बता दीजिए। Which of the following will give green colored bead? इसमें से green colored का बीड कौन देगा? बोरेक्स बीड टेस्ट को अगर अपन करते हैं तो ग्रीन कलर का बीड कौन देता है सर हमें इन सभी में से? बताइए। कॉपर, ठीक है, कॉपर, क्रोमियम, बहुत बढ़िया। और आयरन किस कलर का बीड देता है भाई? बोरेक्स बीड टेस्ट में आयरन के बीड का कलर क्या होता है बताओ, बोलो। हाँ भाई बताइए। ऑरेंज? अबे आयरन ऑरेंज कलर का बीड कैसे? ब्लड रेड कलर का बीड देता है। ब्लड रेड नहीं यार। अच्छा, इसी पे 2 बातें और याद आई, सुनना। निकल को कभी भी अपने जिंदगी में टेस्ट करना हो Na+2 को, क्या करना? DMG माइनस के साथ टेस्ट करवा देना। निकल कभी भी टेस्ट करना हो DMG माइनस के साथ टेस्ट करा देना। दिस इज डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ये इसके रिलेटेड 2 बातें हैं। ये कैसा होता है सर? ये रोजी रेड कलर का आपको कंपाउंड बना के देगा, रोजी रेड PPT। और एक बात ध्यान रखना इसके रिलेटेड कि यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है ये किलेशन होता है। किलेशन होने के कारण यहाँ पे 5 मेंबर की भी रिंग बनती है और 6 मेंबर की भी रिंग बनती है। 5 मेंबर की 2 रिंग बनती है, 6 मेंबर की भी 2 रिंग बनती है। 6 मेंबर की रिंग बनती है, ये तो बनता है ड्यू टू किलेशन, मतलब बाइडेंटेड लिगेंड है तो किलेशन करता है। ये बनता है ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे ये 6 मेंबर की रिंग बना के देता है रोजी रेड PPT। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे एक बात और याद रखना, कभी भी Iron+3 अगर आ जाए, Iron+3 की रिएक्शन HCN- के साथ करा दोगे तो ये आपको कॉम्प्लेक्स बना के देता है। ये भी किस कलर का होता है सर? ये ब्लड रेड कलर का होता है।
ये ब्लड रेड कलर का सब्सटेंस आपको बनते हुए देखने को मिलता है। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, इस सवाल को करते हैं। इसमें अगर अपन देखेंगे तो आप कॉपर देखोगे, कॉपर का कलर बीड का कैसा होता है सर? ये भी ग्रीन होता है, बट ये है ना वाइटिश ग्रीन टाइप का। आप आयरन देखोगे, आयरन का कलर ऑरेंज नहीं होता है भाई, आयरन का कलर भी क्या होता है? आयरन भी ग्रीनिश कलर का आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें सवाल पूछा है कि फ्लेम टेस्ट रिजल्टेड इन ग्रीन कलर्ड सॉल्ट पीट, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना? अगर हम बात करें आयरन में, तो आयरन जो है +3 फॉर्म में जाएगा, और आयरन +3 फॉर्म में अगर जाएगा, है ना, तो आयरन +3 फॉर्म में हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन देगा? बता दो फटाफट एक बारी कमेंट बॉक्स में, और उसके हिसाब से इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट नियरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं सर अगले सवाल पे। अच्छा, अगला सवाल नहीं, ये हमारा हो चुका है, ये वाला सेशन का सवाल सारा का सारा पूरा। अपन को कितना टाइम लगा, अपन टाइम भी देखते हैं। अभी अपने को हो गया है, टाइम देख के अब करते हैं। अब अपने को 3:19 हो रहे हैं। अपन कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में 5 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के सारे सवाल सॉल्व कर लें। 15 मिनट में इस शिफ्ट के भी सारे सवाल सॉल्व कर लें, 10 to 15 मिनट में। आइए शुरू करते हैं, अपना समय शुरू होता है अब। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल क्या है आइए देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है कि द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग विथ नो इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल। T2 ऑर्बिटल में इसमें से जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या होगा सर? आपका समय शुरू होता है अब। सर T2 ऑर्बिटल का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब इन सभी को हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान करके ही सॉल्व करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मान करके ही सॉल्व करेंगे, तभी T2 की बात हुई। तो इसमें ये नीचे आता है E ऑर्बिटल, ऊपर आता है 3 T2 ऑर्बिटल्स। G नहीं लगाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। आप बोलेंगे सर टाइटेनियम +4 है, टाइटेनियम +4 का मतलब D0। मैंगनेट की बात करें तो ये है +7, ये भी है आपका D0। फिर फेरेट की बात करें आयरन +6, आयरन +6 का मतलब ये है D2। फिर इसकी बात करें ये -1 ही अगर है तो यहाँ पे अपन क्या बात करेंगे, आयरन हो जाएगा +3, आयरन +3 का मतलब ये हो गया D5, है ना, आयरन +3 का मतलब ये हो गया D5। फिर इसकी अपन अगर बात करें यहाँ पे कोबाल्ट +2 हो जाएगा, कोबाल्ट +2 का मतलब ये हो गया D7। ठीक है, यस सर। हमसे क्या पूछा? विथ कॉम्प्लेक्सेस विथ नो इलेक्ट्रॉन इन T2, T2 में किसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे? तो आइए देखते हैं। सर D0 के पास तो इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते T2 में, ये भी D0 है, इसमें भी T2 में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, है ना? आप बोलोगे हाँ सर। फेरेट आयन की बात करें तो D2 में 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे, ऊपर इलेक्ट्रॉन भरने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। सर इसकी बात करें D5 में ऊपर इलेक्ट्रॉन जाना ही है, D7 में भी ऊपर इलेक्ट्रॉन जाना है, तो हमारा आंसर क्या हो गया सर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। टोटल 3 ऐसे हैं जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे। 70% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, ये देखते हैं फटाफट। सवाल कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13, उसका ऑर्डर ये है सर। डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फिर Aluminium dissolve in HCl and liberate H2, but concentrated nitric acid renders aluminium passive by forming a protective layer. ठीक है, all elements of group 13 exhibit highly stable +1 oxidation state और hybridization of aluminium in this is sp3d2। अब इसको आराम से इत्मीनान से एक-एक करके सोचते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं सर, हम ऑप्शन की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, इसमें क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर हमें पता है बोरोन से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से बड़ा और लगभग बराबर थैलियम होता है। तो थैलियम के बाद इंडियम, इंडियम के बाद गैलियम, ये गलत है सर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब जिसमें भी हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा होगा, जिसमें भी ऑप्शन ए आए वो एलिमिनेट कर दो। जिसमें भी ऑप्शन ए आया एलिमिनेट कर दिया तो आंसर ही नहीं बचा भाई। ऑप्शन ए को ही करते ही आंसर, अच्छा इसको पोल ही नहीं कराया था, इसका आंसर क्या हो गया? आप बोलोगे सर इसका आंसर ये वाला करेक्ट हो गया। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं सर। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सर डिक्रीज नहीं करता, पहले एक बार ये डिक्रीज करता है एल्यूमिनियम में, फिर इंक्रीज करने लगता है। फिर एल्यूमिनियम डिसॉल्व इन HCl, इतना इतना इतना, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। नाइट्रिक एसिड में एल्यूमिनियम रिएक्ट नहीं करता है, क्रोमियम भी रिएक्ट नहीं करता ड्यू टू पैसिवेशन। फिर ऑल एलिमेंट ऑफ इतना एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्जी बात है, ये वाली बात सही है सर। तो आगे चलते हैं सर अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं, फिर पोल कर लेते हैं, या पोल कर लेता हूं भाई 45 सेकंड का, तब तक सवाल भी पढ़ लूंगा।
While preparing crystal of Mohr salt, dilute इतना to mixture of ferrous sulfate and ammonium sulfate. Before dissolving the mixture in water, dilute H2SO4 added to. बताइए, तो हम मोहर सॉल्ट बना रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया है टू मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट. बिफोर डिजोल्विंग द मिक्सचर इन वाटर, डाइल्यूट H2SO4 इज एडेड हियर टू. डाइल्यूट H2SO4 को क्यों ऐड किया जाता है, तो आप याद रखिएगा, बेसिकली हम इसको ऐड इसलिए करते हैं कि अगर हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड नहीं करेंगे तो फेरस सल्फेट जो है इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये वाटर के साथ रिएक्ट करने लगेगा. सर, ये वाटर के साथ खुद ही रिएक्ट कर जाएगा. अमोनियम सल्फेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, फेरस सल्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा. तो टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट हम ये काम करते हैं कि फेरस सल्फेट बेचारा कहीं हाइड्रोलाइज ना हो जाए, फेरस सल्फेट बेचारा कहीं हाइड्रोलाइज ना हो जाए. सर ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं सर अगले सवाल पे. अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. ये क्या कह रहा है सर, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे इसका शेप दे रखा है. बड़ा ही सिंपल है, आइए देखते हैं. अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सर देखो ICl तो लीनियर हो जाएगा, ICl3 टी शेप का हो जाएगा, ClF5 स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा. तो इसको देख के जो भी ऑप्शन होगा अपन मार्क कर देंगे. एकदम फर्जी सवाल है सर, एकदम फर्जी सवाल है. क्लियर है ये बात, बताइए हाँ या ना. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं सर. अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं एक एक करके. ऑन पासिंग HCl through a saturated solution of BaCl2 at room temperature, white turbidity appears. यहाँ पे white turbidity देखने को मिलता है. फिर when HCl gases pass through a saturated solution of NaCl, the sodium chloride is precipitated due to common ion effect. अब इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत ये आपको बताना है. अब तो लैपटॉप हैंग कर रहा, कोई नहीं बस थोड़ी देर में एंड कर देंगे. मैं एक काम करता हूँ, इस वाले सेशन के सवाल करा के एंड कर दूँ क्या, इस वाले सेशन के सवाल करा के एंड कर देता हूँ, 3:30 बजे एंड कर देता हूँ. चलो 3:30 विल बी एंडिंग द सेशन, है ना. हाँ बस कर दिया. चलो बाकी सवाल छोड़ दूंगा, तुम सॉल्व कर लेना इसको, है ना. बाकी ये जो जेई मेंस का सवाल लिखा था उसको छोड़ दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा. क्या ये बात क्लियर है, बताइए, बोलो बोलो बोलो, बताओ भाई. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बड़े सिंपल सा सवाल है, देखते हैं. सवाल क्या कह रहा है कि ऑन पासिंग HCl, इसको छोड़ो, सबसे पहले इसमें HCl इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl और सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट. अरे कॉमन आयन इफेक्ट वही काम करता है जहां पे इक्विलिब्रियम काम करे, यहां तो इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं ना. तो ये तो स्टेटमेंट सरासर फॉल्स है ना. ये तो स्टेटमेंट क्या है सर, सरासर फॉल्स है. बोलो हाँ या ना, क्या ये बात ठीक है, बताओ. क्या ये बात ठीक है सर, बताओ. अगर आप देखेंगे तो सर NaCl जो है, सर NaCl तो प्रेसिपिटेट, मतलब क्या NaCl तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है सर Na प्लस और Cl माइनस में. आप बोलेंगे हाँ सर, और क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो इसमें तो कॉमन आयन इफेक्ट की बात होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कॉमन आयन इफेक्ट की बात होनी चाहिए क्या. आप बोलेंगे नहीं सर नहीं होनी चाहिए, है ना. लेकिन मैं आपको मजेदार बात दिखाता हूं. देखो इसमें जेई ने आंसर क्या दिया है, आप देखेंगे तो इसमें जेई ने आंसर दिया है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसमें जेई ने आंसर जो दिया है वो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मैं फिर बता दूं कि ये कुछ सवाल ऐसे हैं, ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो मतलब जिसके आंसर जो है ना करेक्टेड आंसर्स नहीं है. मान लो चैलेंज किए गए होंगे तो इसको करेक्ट नहीं किया, मतलब करेक्टेड आंसर्स नहीं है. ये जो जेई ने पहली बार पेपर निकाले थे बिना करेक्टेड, है ना, एक बारी के लिए, उसी पे बेस्ड ये सारे सवाल हैं. तो इसको अपन अगर देखें तो ठीक है, ये वाली बात तो ठीक सी लग रही है, BaCl2 टर्बिडिटी करता है. बट इस बात को अपन टेक्निकली बहुत सही नहीं कह सकते क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो जनरली, मतलब ठीक है अगर आप बोलोगे सर मान लो हम NaCl को बढ़ा देते तो इसमें होगा क्या, सर एक्चुअली में ये प्रेसिपिटेट करेगा. पता है क्यों, क्योंकि ये सैचुरेट हो चुका है सर, ये सैचुरेटेड हो चुका है ना. और अब अगर आप एक्स्ट्रा डालोगे तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डालने पे वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि वो अपनी लिमिट को एक्सीड कर रहा है. लिमिट को एक्सीड क्यों कर रहा है सर, क्योंकि जितना आयन का प्रेजेंस होना चाहिए उससे ज्यादा आयन प्रेजेंट है ना. तो बट टेक्निकली कॉमन आयन इफेक्ट हम उसी के लिए यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे पास क्या हो सर, जहां पे हमारे पास, बोलो बोलो बोलो, जहां पे हमारे पास क्या होगा सर. अब बोलोगे अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम है तभी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं. तो चलो जेई ने जो ऑप्शन मार्क किया उसी को मार्क कर देते हैं. बट स्टेटमेंट 2 इज
50-50 स्टेटमेंट 2 के बारे में अपन अगर बात करें तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सर, दिस स्टेटमेंट इज टेक्निकली इनकरेक्ट। क्या मेरी बात क्लियर है, बताइए। आगे चलते हैं, फिर देखो डी ब्लॉक एलिमेंट से सवाल है, सीधा एनसीईआरटी की लाइन उठा के दिया है कि द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम दिस हैविंग एबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, इनमें से डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन कौन कौन लिबरेट कर सकता है, बताइए कितने आयन इसमें से ऐसे हैं जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट करा सकते हैं। ये मैंने अभी आपको आज ही पढ़ाया है, ये मैंने आपको आज ही पढ़ाया है सर, बताइए। यही CYQs हैं भाई, ये सब के सब CYQs हैं, ये सब के सब CYQs हैं। कितने आयन इसमें हैं, ये डी ब्लॉक में पढ़ा रखा है सर, बोलो बोलो बोलो, कितने आयन है ये डी ब्लॉक में पढ़ा रखा है। नीट रेप्लिका में 15 मिनट में 200 क्वेश्चन, 15 मिनट में 200 क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आप बोलोगे सर ये तीनों ही वो आयन हैं जो ये काम करते हैं, सर ये तीनों ही वो आयन हैं जो काम करते हैं, अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा रखा, और वही सारे सवाल देखो घूम फिर के आ रहे हैं, वही सारे सवाल घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बाकी सवाल मैं आपको होमवर्क में दे दूं क्या, बाकी सवाल होमवर्क में दे दिया जाए क्या, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप भी थक गए हो, मैं भी थोड़ा सा तो थक गया हूँ, भले आपको देख के नहीं लग रहा होगा, मेरे चेहरे पे आपको देख के वो थकान महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन चेहरा नहीं थका है, दिमाग भी नहीं थका है, दिल भी नहीं थका है, लेकिन यार मसल तो मसल है ना, वो थक गया है यार। अगर मैं चाहूँ तो अभी और 6 घंटे पढ़ा दूँ, लेकिन पढ़ाऊँगा नहीं। हाँ आराम करो तुम लोग जाके, एक बारी अपन लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड एक बारी देख लेते हैं। तो हमारे पास हार्डी, जागृति, घोस्ट ऑफ ऊचिया, यार ये ऊचिया तो कोई ये है ना, क्या बोलते हैं वो छोटे बच्चों वाला कार्टून जो चलता है, स्विच ब्लेड, वाह, सुकाना, विधि की दुनिया, ड्रीमी, वाह भैया ये दीदी ने सही नाम रखा है, बहुत बढ़िया, टर्मिनेटर, मूवीज, दखंगा, नीट एस्पायरेंट, मनल रिजवान, फरदीन शेख, साइनोबैक्टीरिया, वाह, संदीप, दिव्या, अहमद, श्रेयांश, शोभा, गोकू, आयुष, मोहम्मद, फुरकान, विशाल, मसरत और शिव, 25 नंबर तक का नाम ले लिया है ना। तो चलो भैया तुम लोगों को भी मौका लग गया PW के मेन चैनल पे अपना नाम बुलवाने का, है ना। तो कुछ सवाल अब मैं छोड़ दूंगा, बहुत पढ़ाई कर ली यार, बहुत पढ़ाई कर ली, अब जाइए सोइए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, है ना, हाँ रेस्ट कीजिए भैया, है ना, हम मिलेंगे फिर। एक बच्चा कह रहा था मेरे मैट्रिक्स में बहुत आया था, तो अगर आप देखोगे तो शायद अगर वो सही कह रहा है तो उसका पेपर ये वाला होगा, 6 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, उसमें एक मैट्रिक्स मैच ये रहा, एक मैट्रिक्स मैच ये रहा, एक मैट्रिक्स मैच ये रहा, सॉल्ट एनालिसिस का मैट्रिक्स मैच है, एक मैट्रिक्स मैच ये रहा, ये 4 अभी तक हो चुके हैं, एक मैट्रिक्स मैच ये रहा, 5 हो चुके हैं, है ना, 5 मैट्रिक्स मैच आए हैं भाई। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।